आज की वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्र आयु के बारे में। नक्षत्र आयु अष्टक के द्वारा निकाली जाने वाली आयु है। वैसे तो हमें एस्ट्रोलॉजी में कई और अलग अलग प्रकार से आयु निकालना बताया गया है। जैसे अंश आयु, नैसर्गिक आयु, पिंड आयु, नक्षत्र आयु, रश्मि आयु। तो मतलब आयु के हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और उनके माध्यम से हम आयु कैलकुलेट करते हैं। और ये कहा गया कि आपकी चार्ट में अगर कोई प्लैनेट, जैसे कि अगर लगन बली है तो आप अंशायु के माध्यम से अपनी आयु कैलकुलेट कीजिए। अगर चंद्रमा बली है तो नैसर्गिक आयु के माध्यम से देखिए। अगर सूर्य बली है तो पिंड आयु के माध्यम से देखिए। अगर बुध बली है तो रश्मि आयु के माध्यम से देखिए। और अगर जुपिटर बली है तो नक्षत्र आयु के माध्यम से देखिए। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें बताए गए हैं। आज हम नक्षत्र आयु के बारे में बात करेंगे जो कि अष्टक वर्ग के द्वारा देखी जाती है। इसमें हमें अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग दो अलग अलग तरीके से आयु कैलकुलेट करना बताया है। हालांकि दोनों का कॉन्सेप्ट काफी मिलता जुलता है। दोनों को आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक भिन्नाष्टक के माध्यम से और दूसरा सर्वाष्टक के माध्यम से। तो हमने ये कहा कि भिन्नाष्टक, क्योंकि हमारे पास सेवन होते हैं, सेवन प्लैनेट है, सेवन प्लैनेट के अलग अलग भिन्नाष्टक होते हैं। और एक भिन्नाष्टक एक अलग से सर्वाष्टक बनाया जाता है जो सेवन प्लैनेट्स को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोनों से हम अलग अलग आयु को कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, ये कहा गया कि किसी भी प्लैनेट का शोध पिंड आपको लेना है। यानी हम जो किसी भी प्लैनेट का भिन्नाष्टक होता है उसकी करेक्शन करके, यानी पहले हमने उसमें त्रिकोण शोधन किया, फिर हमने उसमें एकाधिपत्य शोधन किया, फिर राशि गुणांकन और ग्रह गुणांकन करने के बाद हमने शोध पिंड कैलकुलेट किया। तो उस शोध पिंड को हमें यूज करना है। ऐसे ही हम सर्वाष्टक में जब करते हैं शोध पिंड कैलकुलेट, तो पहले हम मंडल शोधन करते हैं, फिर त्रिकोण शोधन करते हैं और फिर एकाधिपत्य शोधन करके उसी माध्यम से राशि गुणांकर ग्रह गुणांकर के द्वारा वहां पर शोध पिंड निकालते हैं। तो हमने हमारे पास सेवन प्लैनेट्स के शोध पिंड होते हैं और सर्वाष्टक का शोध पिंड होता है। तो पहला जो हमें भिन्नाष्टक के माध्यम से आयु निकालनी है उसमें हम सेवन प्लैनेट्स के शोध पिंड लेंगे। हर प्लैनेट के शोध पिंड को अलग अलग सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेवन हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं। सेवन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट हमारे पास आएगी उसे हम 27 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। यानी हमने सेवन प्लैनेट से मल्टीप्लाई किया और फिर 27 से डिवाइड किया, और जो भी हमारा आंसर आया हमने कहा ये प्लैनेट हमें इतनी आयु देगा, इतने वर्ष की आयु देगा। लेकिन ये कहा गया कि कोई भी प्लैनेट 27 ईयर से ज्यादा की आयु नहीं दे सकता। इसलिए अगर किसी का आंसर 27 से ज्यादा आता है तो हम उसमें से 27 माइनस कर देंगे, और जो भी आयु बचेगी हम उसे मानेंगे कि इस प्लेनेट द्वारा इतनी आयु दी गई है। इसी तरीके से हम सेवन प्लैनेट्स का कर लेंगे। और सेवन प्लैनेट्स का करने के बाद हमें वहां पर हरण भी लगाने हैं, कुछ करेक्शन भी करने हैं। तो हम वो करेंगे। तीन हमें अलग अलग तरह की करेक्शन बताई गई हैं, जिसमें एक में हम आयु को आधा करते हैं, एक में वन थर्ड करते हैं, और एक में हमें उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमें इसकी आयु में कितनी कटिंग करनी है। और सर्वाष्टक में भी हमें इसी तरीके से करना है। सर्वाष्टक में भी हमने सर्वाष्टक का शोधपिंड लेना है, उसे मल्टीप्लाई सेवन करना है। डिवाइडेड बाय 27 करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की इतनी आयु होगी। लेकिन हमने ये माना कि किसी भी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से ज्यादा नहीं है, तो 100 से ज्यादा उसमें नहीं लेना है। अगर 100 से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा अगर हमारी आयु निकल कर आती है तो हम उसमें से 100 माइनस कर देंगे, और जो भी बचेगी हम कहेंगे इस व्यक्ति की इतनी आयु है। तो चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने किया है। तो मैंने ये शीट तैयार की हुई है। इस शीट पे मैंने राजीव गांधी जी के चार्ट्स के माध्यम से आयु को कैलकुलेट करने के लिए बनाया है ये चार्ट, कि किस तरीके से हमने आयु कैलकुलेट करनी है। अब हमने यहाँ पर सभी प्लैनेट्स के सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न सबके शोधपिंड ले लिए जो कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे सन का शोधपिंड 145 है, मून का 170, मार्स का 152, मरकरी का 192, जुपिटर का 160, वीनस का 122 और सैटर्न का 256। ये इन सबके अलग अलग शोध पिंड हैं। इन सबको हमने मल्टीप्लाई सेवन किया, जो कि हमने बताया कि सेवन प्लैनेट्स होते हैं। मल्टीप्लाई सेवन करने के बाद हमारे पास ये डिजिट आई सबकी अलग अलग, और इस डिजिट को हमने 27 से डिवाइड किया। जो भी हमारा आंसर आया वो हमने कहा कि इस प्लैनेट द्वारा दी गई आयु है। लेकिन हमने कहा कि कोई भी प्लैनेट 27 से ज्यादा की आयु नहीं दे सकता, इसलिए इसमें से हमने 27 को माइनस कर दिया, और जो भी हमारे पास बचा हमने कहा कि वो प्लैनेट इतनी आयु देगा। इसका मतलब सन के हमने शोधपिंड को लिया, 145 को 7 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसे 27 से डिवाइड किया,
उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया उसमें से हमने 27 माइनस कर दिया, अगर वो 27 से ज्यादा है तो। इसी तरीके से हमने हर प्लैनेट के साथ किया, मून के भी मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 27, और फिर जो भी हमारे पास आयु आई उसमें से हमने 27 माइनस कर दिया। और इस तरीके से हमने देखा हर प्लैनेट द्वारा प्राप्त आयु हमें मिली, कि सन ने हमें 10 ईयर की आयु दी, मून ने 17 ईयर की, मार्स ने 12 ईयर की, मरकरी ने 22 ईयर्स की, और जुपिटर ने 14 ईयर की, वीनस ने 4 ईयर की, और सैटर्न ने 12 ईयर की। ये आयु हमारे पास प्राप्त हुई है। लेकिन अब ये जो प्राप्त आयु है, इस आयु में हमें हरण लगाने हैं। हरण हमें किस तरीके से लगाने होंगे, हमें 3 अलग अलग हरण बताए गए हैं कि उनमें लगा सकते हैं, लेकिन तीनों हरण नहीं लगेंगे, हरण एक ही लगेगा। अगर किसी प्लेनेट के उसमें 3 हरण लग रहे हैं, तीनों के तीनों लग रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि किस हरण के माध्यम से आयु सबसे ज्यादा कट रही है। तो जो सबसे ज्यादा वाली होगी हम उसे काट देंगे, बाकी 2 हरण को हम इग्नोर करेंगे। तो हमें हरण एक ही लगाना होगा, लेकिन कैलकुलेशन हमें तीनों की करनी होगी, क्योंकि हमें जो भी सबसे ज्यादा वाला हरण है वो लगाया जाएगा। तो सबसे पहला है जिसमें हमें आयु को आधा कर देना, यानी जो भी प्लेनेट की आयु है हम उसे आधा कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर 10 ईयर है तो हम 5 कर देंगे, 17 है तो 8.5 कर देंगे, 12 है तो 6 कर देंगे, यानी जो भी आयु हमारी बचेगी। लेकिन ये हमें करनी किसकी है, ये हमें उन प्लैनेट्स की करनी है जो प्लैनेट या तो किसी के साथ हैं, कंजक्शन में है, यानी एक ही हाउस में अगर 2 3 4 कोई भी प्लैनेट्स हैं ऐसे, जो भी कंजक्शन में प्लैनेट आएंगे उन सभी प्लैनेट्स की आयु को हम आधा कर देंगे। तो इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से प्लैनेट कंजक्शन में है, यानी जो प्लैनेट सिंगल प्लेस है चार्ट में उन पर ये हरण नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर कोई प्लैनेट नीच की राशि में है, यानी जैसे हम जानते हैं हर प्लैनेट्स को कि कौन कौन से प्लैनेट किन किन राशियों में नीच के होते हैं, अगर वो नीच की राशि में है तो उनकी आयु को भी आधा कर देंगे। मान लीजिए वो कंजक्शन में नहीं है, लेकिन राशि में वो ऐसी में प्लेस्ड है जहां वो नीच होते हैं, या फिर वो अस्त हो रहे हैं, मान लीजिए वो ऐसी राशि में भी नहीं है। हो सकता है आप जानते होंगे कि सन के अकॉर्डिंग जो डिग्री डिफरेंस होता है वो एक ही राशि में हो या एक राशि में ना हो तब भी प्लैनेट अस्त हो जाते हैं, अगर उनकी उनकी डिग्री का डिफरेंस कम होता है तो। दो अलग अलग साइन में होने पर तो सन के साथ प्लेस है या सन के साथ प्लेस नहीं है, लेकिन अगर सन से अस्त हो रहे हैं तो भी हम उनकी आयु को आधा कर देंगे। तो इस तरीके से 3 कंडीशन में हम किसी भी प्लैनेट की आयु को आधा करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि किस किस प्लैनेट की आयु पर ये वाला हरण लगेगा, कि उनकी आयु को आधा किया जाएगा। तो हमने ये देखा, ये जो चार्ट है जिसके लिए हमने ये बनाया है, आयु कैलकुलेशन की है, उसमें यहाँ पर 5 प्लैनेट्स एक साथ प्लेस हैं लगन में ही, जिसमें मून, जुपिटर, सन, मरकरी और वीनस है। तो इनका मतलब ये हुआ कि ये जो हरण है आधा करने वाला, ये इन 5 प्लैनेट्स पे तो लग जाएगा क्योंकि ये कंजक्शन में है। तो हमने यहाँ पर सन की आयु को आधा किया, 5 साल हम आधा करेंगे। अगर मून मून को किया 8.5 रह गया हमारा। मार्स मार्स क्योंकि अकेले हैं यहाँ पे, अलग है, तो उनपे हमने ये हरण नहीं लगाया है। और इसी तरीके से मरकरी पे भी लगाया, जुपिटर पर भी और वीनस पर भी, और सैटर्न क्योंकि अकेले हैं तो हमने उन पर भी ये हरण नहीं लगाया। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन बोली गई थी वो क्या थी, कि अगर कोई नीच का प्लेनेट है, तो हमने देखा ना ही तो सन नीच की राशि में और ना ही मार्स नीच की राशि में, तो इन दोनों में से कोई भी प्लेनेट पर मतलब ये आधा वाला हरण नहीं लगेगा। थर्ड कंडीशन हमने बोली थी कि अगर ये अस्त हो रहे हैं तो भी इन पर लगेगा। तो यहाँ पर मार्स और सन दोनों, सॉरी सैटर्न, दोनों में से कोई भी प्लेनेट अस्त नहीं है, इसलिए ये हरण जो है मार्स और सैटर्न पर नहीं लगेगा, यानी ये इन 5 प्लैनेट्स पर ये हरण लगेगा, फर्स्ट वाला। अगर हम सेकंड वाले हरण की बात करते हैं, तो हमने ये बोला कि ये हरण उन प्लैनेट्स को लगेगा जो या तो नैसर्गिक शत्रु की राशि में प्लेस्ड है या गृह युद्ध में हारे हुए हैं। गृह युद्ध में हारे हुए आप जानते होंगे कि जब दो ही प्लैनेट का डिग्री डिफरेंस बहुत कम रह जाता है, मतलब 60 मिनट से कम, यानी 1 डिग्री से भी कम का अगर उनका डिफरेंस होता है, तो हम उस प्लैनेट को गृह युद्ध में हारा हुआ प्लैनेट मानते हैं, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है, यानी जो प्लैनेट आगे होता है डिग्री वाइज उसको हम कहते हैं कि गृह युद्ध में हारा हुआ है। तो ऐसे प्लैनेट के लिए हमें वो लगाना होता है ये हरण, जो कि जिसमें हम आयु को 1/3 कर देते हैं। अगर ये जो मैंने सारी कैलकुलेशन लिख ली है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि हमें इतनी आयु जो है कम करनी है, यानी जो भी हमारे पास प्राप्त आयु है, यानी जैसे हमने सन की बोला कि 10 ईयर की आयु है, तो हमें उसका 1/3 पोर्शन जो है वो हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन आएगा। इस पोर्शन को हमें इसमें से माइनस करना होगा। कई बार यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि जो भी 1/3 आता है उतनी आयु लिख देते हैं उस प्लेनेट की, तो उतनी आयु नहीं होती है।
उतना पोर्शन हमें उसमें से माइनस करना होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 17 ईयर्स है, 1/3 हमें पोर्शन हमें ये मिला है, तो 1/3 का पोर्शन हमें कट करना है। तो यानी इस आयु में से हम इस 1/3 वाले को माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमें आयु को लेना होता है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि इन कंडीशन पे कौन से प्लैनेट आ रहे हैं। नैसर्गिक शत्रु की राशि में कोई प्लैनेट है क्या? अगर हम फर्स्ट हाउस में देखें तो वीनस सन की राशि में है। वीनस सन को नैसर्गिक शत्रु मानते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, वीनस सन को नैसर्गिक शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर हमने वीनस पर ये हरण लगाया, नैसर्गिक शत्रु की राशि में है। और मार्स किसकी राशि में है? मार्स मरकरी को शत्रु मानते हैं, तो यहाँ पर मार्स को भी ये वाला हरण लगा जो कि नैसर्गिक शत्रु की राशि में है। दूसरा गृह युद्ध में, यहाँ पर ये सारी डिग्रीज मैंने नहीं लिखी है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई कि डिग्री डिफरेंस आपको पता चल जाता कि किस तरीके से हमें लेना है। पर यहाँ कोई भी प्लैनेट गृह युद्ध में नहीं है, तो हमने ये जो 1/3 वाला हरण है ये किसी को नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गृह युद्ध में नहीं था। सिर्फ मार्स जो है वो शत्रु की राशि में है, तो मार्स पर यह हरण लगा। और वीनस जो है वो शत्रु की राशि में है, तो उन पर यह हरण लगा। उसके अलावा और कोई भी प्लैनेट शत्रु राशि में या ग्रह युद्ध में नहीं है। तीसरा, जैसे सन और मून की अगर हम बात करें, तो सन अस्त नहीं होते हैं, और मून जो है उनको हम ग्रह युद्ध में नहीं लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सन और मून के ऊपर क्या ये 1/3 वाला हरण लग सकता है? हाँ, इनको हरण उस कंडीशन में लगेगा जब ये राहु केतु के अक्ष पर होंगे, यानी हम ये कहेंगे ग्रहण की स्थिति में होंगे, तो हम इनकी आयु में 1/3 का हरण लगाएंगे। उससे अगला ये जो स्थिति के अनुसार लिखा है, जिसे हमने कहा चक्रपथ हरण, यानी एक राशि का जो हाउस का जो सर्कल है, उस सर्कल के रास्ते पर प्लैनेट की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये हरण हमें लगाना होता है। यानी ये हमारा हरण 12th हाउस से लगता है और 7th हाउस तक होता है। यानी कोई भी प्लैनेट अगर 12th हाउस से लेके 7th हाउस के बीच में होगा, तो उस प्लैनेट को ये हरण लगेगा। लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ये लगेगा क्रूर प्लैनेट्स को अलग और सॉफ्ट प्लैनेट को अलग। तो हमने क्रूर प्लैनेट में कौन कौन से होते हैं हमारे? सैटर्न, मार्स और सन, ये इन 3 प्लैनेट को लगेगा, जो कि अगर इस हाउस में इस साइड के डायरेक्शन में वो प्लेस होंगे तो। ठीक है। किस आधार पर? जो क्रूर प्लैनेट है उन अगर वो 12th हाउस में होंगे, तो उनकी जो भी आयु होगी वो पूरी खत्म कर दी जाएगी, या उनके मतलब उनको हम पूरा हरण लगा देंगे। यानी जैसे अगर हमने कहा कि सैटर्न अगर यहाँ पे 12th हाउस में होते, तो हम जैसे सैटर्न ने 12 ईयर की आयु दी है, हम उनकी आयु को 0 कर देते। तो इस तरीके से अगर उससे अगले हाउस में है, तो 1/2 हो जाएगी, हाफ कर देंगे, फिर 1/3 हो जाएगी, 1/3 कर देंगे, फिर यहाँ पे 1/4 कर देंगे, 1/5 कर देंगे और 1/6 कर देंगे। इस तरीके से ये क्रूर प्लैनेट का हरण है। सॉफ्ट प्लैनेट को हरण इसके अकॉर्डिंग कम लगेगा। वहां पे जो भी प्लैनेट हमारे 12th हाउस में होंगे, उनको 1/2 लगेगा, यानी उनकी आयु को हम आधा कर देंगे। इसी तरीके से उससे अगले हाउस में जाएंगे तो हम 1/4 कर देंगे, फिर 1/6, 1/8, 1/10 और 1/12। इसके अकॉर्डिंग हमारा यह हरण लगेगा कि इन हाउसेस में कोई भी प्लैनेट होगा, तो उसकी आयु को हमें कितना कट करना है। यानी सॉफ्ट प्लैनेट अगर हमारे यहाँ मान लीजिए 7th हाउस में होता, तो हम उसकी आयु को 1/12 कर देते। तो उसके 12वें हिस्से को, मतलब हम जो भी उसकी आयु है उसे हम 12 से डिवाइड करते, और जो भी हमारा आंसर आता उस आंसर को हम उस आयु में से माइनस कर देते। इस तरीके से हमें ये हरण करने होते हैं। तो हमने देखा कि 12th हाउस से लेके 7th हाउस तक हमारा सिर्फ सैटर्न प्लेस है, और कोई भी प्लेनेट यहाँ पर प्लेस्ड नहीं है। तो ये जो हरण है ये सिर्फ सैटर्न को लगेगा। अब सैटर्न को कितना लगेगा? क्योंकि हमने कहा कि क्रूर प्लैनेट को यहाँ पर ज्यादा हरण लगता है, अगर वो 12th हाउस में होते हैं तो उनकी हाइट पूरी कट कर दी जाती है। उससे सेकंड आई में होंगे तो हाफ कर दी जाएगी, फिर 1/3 कर दी जाएगी, फिर 1/4 कर दी जाएगी। तो हमने देखा क्योंकि वो 11th हाउस में है, उनकी आयु को यहाँ पर आधा कर देंगे। तो जो भी सैटर्न के द्वारा दी गई आयु है, जो कि 12 वर्ष की है, उसे हमने हाफ करके 6 ईयर उसमें से हमने माइनस कर दिया। हमने कहा कि सैटर्न द्वारा आयु जो दी गई है वो 6 वर्ष की दी गई है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर अगर हम आधा करते तो 5 ईयर हम माइनस करते, 1/3 करते। तो क्योंकि हमें एक ही हरण लगाना है, तो जो ज्यादा वाला हरण है वो लगेगा। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे देखा, सन को हमने ये 5 ईयर का, ये तो खैर हरण उनको लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, हम 5 ईयर उसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला हरण नहीं लग रहा है, तो यही रहेगा, तो हम ये माइनस कर, ये हमारी आयु आ गई। इसमें हमारे पास ये हरण नहीं लग रहा है, यही लग रहा है, तो हम
जो भी हमारी 12 ईयर की आयु है उसमें से हमने 4 ईयर माइनस कर दिए और हमारे पास 8 ईयर की आयु आ गई। इस तरीके से ये 22 ईयर है तो इसमें से हमने ये हाफ किया, आधा वाला हरण लगाया, वहां हमारी 11 वर्ष की आयु आ गई। ये 14 ईयर का है तो हमने इसमें से 7 माइनस किया, हमारे पास 7 की आयु आ गई। अब जैसे ये वीनस है, वीनस के ऊपर 1/3 वाला भी हरण लगा हुआ है और हाफ वाला भी हरण लगा हुआ है। तो क्योंकि हाफ वाला हरण ज्यादा है तो हम उसे माइनस करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे ये 2 वाला लेंगे। तो हमारे पास इनकी 4 ईयर की आयु है और यहाँ पर 2 वाला हरण हमें लेना है 2 ईयर का, तो हम यहाँ पे इनकी आयु को 2 ईयर्स बोलेंगे। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने शायद कैलकुलेशन में मैंने ये वाला हरण माइनस कर दिया, क्योंकि हमें एक ही हरण लगाना होता है और वो हरण लगाना होता है जो ज्यादा है। अब वीनस को यहाँ पर आधे वाला भी लग रहा है और ये वाला भी लग रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी आयु को 2 ईयर ले लेंगे। अब हम हर प्लैनेट के द्वारा दी हुई आयु हमारे पास आ गई। यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये 47 हो जाएगा, यहाँ पे 47 पॉइंट कुछ हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो जो कि 48 हो रहा था, पर मान लीजिए कि अगर हमने इसको 48 ही रखा और इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी आयु को निकाला, ठीक है, तो हमने कहा ये टोटल हमारे पास 48 ईयर आ गए। अब इस 40 ये जो 48 ईयर आए हैं ये हमारे पास नक्षत्र आयु आई है। वैसे तो हम इसी को नक्षत्र आयु मानेंगे, लेकिन कहा कि क्योंकि हम सौर वर्ष के अकॉर्डिंग अपने ईयर्स को लेकर चलते हैं तो हमें इस आयु को सौर वर्ष में चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये आयु हमारे पास नक्षत्र आयु आ गई। अब इसे हमें सौर वर्ष में नक्षत्र मल्टीप्लाई 12 राशियां डिवाइडेड बाय 365, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 324 डिवाइडेड बाय 365। तो ये हमारी एक सौर वर्ष की वैल्यू है। अब हमें इस सौर वर्ष के अकॉर्डिंग अपनी जो भी हमारी नक्षत्र आयु निकल के आई है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम 324 को मल्टीप्लाई 42, यानी जो भी हम, सॉरी 42 नहीं, 42 तो हमारी एज निकल के आई है, 48 जो हमारी एज यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी, तो हमने 324 मल्टीप्लाई 48 किया और उसको डिवाइडेड बाय 365 कर दिया, तो हमारे पास एज निकल कर आई 42। अब यहाँ पर ये 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जो कि मैंने 2 ईयर के बजाय 1.33 ले लिया था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनकी एज इसके अकॉर्डिंग 42 ईयर निकल कर आई। अब अगर हम सर्वाष्टक की बात करें तो सर्वाष्टक का जो हमारा शोध पिंड है उसकी वैल्यू हमारी 582 है। 582 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, जो कि हमारे प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके डिजिट आई उसको हमने डिवाइडेड बाय 27 किया और 27 डिवाइड करने के बाद हमारे पास 150.88 करके डिजिट आई। यानी हाँ, क्योंकि हमारी ये 5 से अबव है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 151 लगा ले, या हम 150 या कुछ मंथ लगा ले इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इसे 151 कर लिया है। अब क्योंकि हमें ये बताया गया कि ये जो आयु है, जो एज है, ये हमारी 100 से ऊपर नहीं हो सकती है। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो प्लैनेट्स की दी हुई एज है 27 से ऊपर नहीं हो सकती, तो हमने उसमें से 27 माइनस किए थे। इसी तरीके से जो सर्वाष्टक से हमारी एज आएगी उसे हम 100 से उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी एज 100 से ऊपर नहीं हो सकती। इस तरीके से इसमें से हमने 100 माइनस किए तो हमारे पास एज आई 51। यानी हमने कहा कि ये नक्षत्र आयु सर्वाष्टक के अकॉर्डिंग 51 ईयर निकल के आई है। अब हम इस 51 ईयर को सौर आयु में चेंज करेंगे, क्योंकि हम सौर वर्ष के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमने सौर वर्ष में फिर वही 324 डिवाइडेड बाय 365 किया, तो हमने 324 मल्टीप्लाई 51, जो कि हमारी एज आई निकल के सर्वाष्टक के अकॉर्डिंग, और डिवाइडेड बाय 365 कर दिया, तो हमारे पास जो एज आई है वो 45 ईयर आई है। यानी अगर हम ये कहें भिन्नाष्टक के अकॉर्डिंग 42 और सर्वाष्टक के अकॉर्डिंग 45 की एवरेज आई है। और हम जानते हैं कि राजीव गांधी जी का देहांत जो है 47 ईयर की एज में हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक, बहुत हम एकदम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, पर शायद उस एज के नजदीक जा सकते हैं कि इस एज के आसपास इस तरह की घटना घटने के चांस होंगे। लेकिन ये जो हम आयु निकाल रहे हैं कि ये होगी, यहाँ पर हमें अपनी दशाओं को भी देखना होगा कि उस टाइम पे हमारी दशाएं भी नेगेटिव चल रही हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ये एज 42 इधर आई है और यहाँ पर 45 आई है और उनकी डेथ जो है वो 47, तो हम ये कहेंगे जो निकली हुई एज है वो उसके नजदीक की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नक्षत्र आयु को कैलकुलेट किया।